जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। आज जो है हम वो समझने वाले हैं जो ब्रह्मांड में होता चलता आया है। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई या फिर उसमें वैज्ञानिकों का क्या योगदान था, किस वैज्ञानिक ने क्या बताया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि जो खगोल है यानी कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें भैया क्या क्या चीज होया करे। तो बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ हम चलते जाएंगे, है ना। बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ। भाई ब्रह्मांड बहुत बड़ा, पता नहीं क्या कहां तक फैला हुआ है। इसमें सबसे उससे एक स्टेप थोड़ा पीछे चले तो हमारे लिए आती है आकाश गंगा। अब आकाश गंगा क्या होती है, यानी कि अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में आकाश गंगा को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इसको कहा जाता है गैलेक्सी। क्या कहा जाएगा? गैलेक्सी। आप अच्छे से जानते हो, मोबाइल वाला गैलेक्सी ना है। ना बाबा ना, मोबाइल वाला गैलेक्सी अलग है, गैलेक्सी वाला मोबाइल ये चीज अलग है। अच्छा, गैलेक्सी कहेंगे किसको फिर? तो देखो, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वो चीज, ब्रह्मांड से निचले स्तर पे सबसे बड़ी वो चीज जिसके अंदर बहुत सारे अरबों खरबों करोड़ों लाखों पता नहीं कितने तारे भरे हुए हैं। और सिर्फ तारों से मिलकर के बनी है क्या? उसमें और कुछ नहीं है? बिल्कुल है। फिर कौन सी चीज है? देखो कि किसी भी गैलेक्सी में लगभग 98% जो है तारे होते हैं, स्टार होते हैं। बाकी का 2% जो होता है ना, वो गैसेस यानी कि गैस और धूल होते हैं। गैसेस एंड डस्ट होती है, धूल होते हैं। समझ गए ना? यानी कि 98% तो तारे होंगे और बाकी के गैस धूल पता नहीं क्या क्या अड़ंगा कबाड़ा जो भी कुछ है वो सारी चीजें हैं। वही सारी कुछ चीजें मिल करके आकाश गंगा बनाती है। अच्छा, एक चीज छोटी सी मैं एक चीज आपको बता दूं। बड़े लेवल की बात कर रहे हैं हम। हमारे लिए डस्ट क्या होती है? यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना, बहुत छोटे 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 पाउडर कैसे पार्टिकल। लेकिन आकाश गंगा के लेवल पे अगर हम जाकर के देखें ना, तो ये डस्ट इतनी बड़ी, इतनी छोटी मत समझ लेना कि इतनी छोटी सी होगी ना। यहाँ जो बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना, ऐसी दसियों इमारतें अपने अंदर समा लेंगे। इतने बड़े पार्टिकल को डस्ट कहा गया है, क्योंकि बड़े लेवल की बात है ना। भाई जहां पता नहीं सूरज कितना बड़ा होगा, और सूरज तो फिर भी छोटा है, उनसे बड़ी बड़ी पता नहीं कितने बड़े बड़े स्टार होंगे, उनकी कंपैरिजन में छोटा सा डस्ट ही तो कहलाएगा। वही चीज है ना। हाँ हाँ, तो ये मत समझना कि यहाँ वाली जो धूल है पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी वही वाली धूल होगी, नहीं। छोट बड़े 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 वे होंगे, लेकिन कंपैरिजन करके चला जाता है, इसीलिए उसको डस्ट बोल दिया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि गैलेक्सी में 98% स्टार होते हैं, 2% गैसेस और डस्ट होती हैं। अब ये जो आकाश गंगा होती है ये कितने तरीके की होती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आकाश गंगा मेरे दोस्त 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे होती है स्पाइरल, यानी कि सर्पिल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाएगा? सर्पिल कहा जाता है। आपको जानकर के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर 80% गैलेक्सी जो है, 80% आकाश गंगाएं जो हैं वो स्पाइरल हैं। और हमारी वाली जो आकाश गंगा है, हमारी वाली लड़की, अरे गंदे बच्चे, चल लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, आकाश गंगा की बात कर रहे हैं। ध्यान भटकाइए मत अपना और हमारा भी, कि हम स्पाइरल यानी कि 80% होती हैं पूरे ब्रह्मांड में। जितनी भी आकाश गंगाएं हैं 80% स्पाइरल होती हैं। 17% जो होती हैं वो होती है हमारी इलिप्टिकल। इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। कितने होती है? 17% होती है। ठीक है, अभी समझाऊंगा कि कौन सी कैसे कैसी होती है, थोड़ा सा सब्र करो बस, ज्यादा देर नहीं है भाई। तीसरे नंबर पे एक और आती है, फिर कौन सी? कि जिनका आकार अनियमित होता है, इररेगुलर होता है। इनका मतलब कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि भैया कुछ भी हो सके,
इसीलिए इनको कहा जाता है इर्रेगुलर। और ये कितने परसेंट होती हैं? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो कि सर इन दोनों को जोड़ करके जो बचा उतना यही है, क्योंकि 3 प्रकार आपने बताए हैं, है ना। और इंटेलिजेंट तो तुम बचपन से ही होते जा रहे हैं, घमंड है मुझे इस चीज का आप पे। अब इनके कैसी कैसी दिखती होंगी मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। देखो 1 मिनट में उसमें बोर्ड साफ कर लेता हूं। ओम, ताकत लगानी पड़ती है, बोर्ड बेकार हो गया। क्यों बेकार हुआ? क्योंकि अभी ज्यादा घिसा नहीं गया है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। देखिए मनुष्य की बुद्धि और कुछ भी चीज ले लो पूरे यूनिवर्स में, जो जितनी ज्यादा घिसी जाएगी ना वो उतनी ही ज्यादा शार्प होती है। बुद्धि ले लो, जितना घिसोगे ना उतनी शार्प होगी। बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं, अभी लगवाया नया नया, अभी पता ही हुई है ना, तो अभी अभी लगवाया है नया नया, तो बुरा मान रहा ज्यादा ही। देखो इधर कितना काला काला कर रखा है ना। लेकिन अभी घिसा नहीं गया, जब ये कंटिन्यू घिसा जाएगा, दबा करके घिसा जाएगा, तो बिल्कुल एकदम निखर के आएगा, शाइन मारेगा दूर से ही, है ना। हाँ वही चीज प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना जब मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए अब आगे, स्पाइरल गैलेक्सी जो होती है, सर्पिलाकार जो गैलेक्सी होती है वो कैसी होती है कि बीच में बिल्कुल एक सेंटर होता है इसका, जहां पे सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, सबसे ज्यादा सघन डेंस होता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, है ना। उसके बाद इसकी जो आकृति होती है कुछ ऐसे होती है, जैसे बुलेट के पहिए होते हैं ना, इस तरीके से ये ऐसी शेप, मतलब कुछ लगभग ऐसी होती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार होंगे, यहाँ बहुत कम कम होंगे, फिर यहाँ सबसे ज्यादा स्टार होंगे, फिर यहाँ कम कम होंगे, यहाँ ज्यादा फिर कम कम, ऐसे करके ये होती है हमारी सर्पिलाकार, यानी कि स्पाइरल कहते हैं इसको, ठीक है। अब आती है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब कैसा है फिर कि इलिप्टिकल जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसे करके सेंटर इसका यहाँ पे बना दिया जाता है, ऐसे करके होगी सर, यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, सेंटर का मतलब है डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा व्हाइट स्टार भी हो सकता है, सॉरी व्हाइट होल कहते हैं ना जिसको, जहां पे मतलब इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, कितनी होती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि ठीक उतनी डेंसिटी जितना कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर जो घनत्व होता है, आकाश गंगा के केंद्र में जो आपका श्वेत छिद्र कहते हैं, जिसको श्वेत विवर भी कहते हैं, उसकी डेंसिटी बराबर होती है। और ये इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है कि हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, पक्का। हाँ, चलो आगे ये होता है यानी कि हमारा इलिप्टिकल कहते हैं इसको। अब बात आती है इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर का मतलब वही है, उसकी कोई शेप कंफर्म नहीं बना सकते हम, पता नहीं कौन कौन सी शेप है, कैसी है, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, जिसका जैसा मन करा वैसी शेप बन गई, उसी को हमने कह दिया अनियमित यानी कि इर्रेगुलर, ठीक है। हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए कि गैलेक्सी के 3 टाइप होते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस गैलेक्सी में हैं। तो देखो चलो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम जिस भी गैलेक्सी में हो उस गैलेक्सी का नाम होता है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। क्यों होता है मैं उसका रीजन आपको बता देता हूं। देखिएगा कि जब किसी एक रात के समय में कोई एक वैज्ञानिक छत पर सो रहा होगा गर्मी के टाइम में, उसने देखा होगा कि आसमान में सफेद सफेद तारों की एक लाइन लग रही है, नदी बह रही है सफेद तारों की, मतलब तारे सफेद ही दिखते हैं जमीन से, तो ये सब एक दूध जैसी नदी बह रही है। अब जब नदी बह रही है तो उस वैज्ञानिक ने उसको क्या कहा कि जी ये जो चीज है ये मिल्की वे है, यानी कि मिल्क जैसा वे, रास्ता। अब हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक भी कम ना थे, उन्होंने क्या करा कि भैया तुमने मिल्की वे करा है, हम दुग्ध मेखला करेंगे, बिल्कुल प्योर हिंदी में नाम करेंगे दुग्ध मेखला। ये हो गया जी हमारी वाली गैलेक्सी का नाम, दुग्ध मेखला, ठीक है। अब प्रश्न कहां से बनेगा कि हमारी दुग्ध मेखला के सबसे निकटतम यानी कि सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है, जो
आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। क्या नाम है? देखो नाम बड़े अजीब अजीब से होते हैं। एंड्रोमेडा। हिंदी की मैं बात करूं तो ऐसे करके लिख लो ना मेरे दोस्त, घबराना बिल्कुल। एंड्रोमेडा। मेंढा हो गया, सॉरी, एक मिनट, भावनाओं में ज्यादा बह गया मैं भी, है ना। एंड्रोमेडा। ड्रो बनेगा ना, सॉरी, हाँ, एंड्रोमेडा। अब देखो मुझे कितना परेशानी हुई है इसको लिखने में, है ना। अगर यही नाम भारतीय वैज्ञानिक लिख करते ना, इसका नामांकन तो बड़े अच्छे तरीके से करते। क्या करते? इसका नाम होता सुरेश पाल आकाशगंगा। सबसे बढ़िया नाम रहते हमारे, अगर भारत के वैज्ञानिक खोज करते इसकी। ये सुरेश पाल सबसे नजदीकी आकाशगंगा है ना। अच्छा चलो, मेरे एक प्रश्न आपसे, ये तो हो गया नजदीकी गैलेक्सी यानी कि नियरेस्ट गैलेक्सी। नियरेस्ट स्टार की मैं बात करूं, नियरेस्ट स्टार की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा है? कमेंट में मुझे जल्दी से जल्दी बता देना कि सर नियरेस्ट स्टार कौन सा है। पृथ्वी के नियरेस्ट स्टार कौन सा है? मुझे पता है कि जितने भी मेरे दोस्त कमेंट करेंगे ना उसमें 90% गलत जवाब होने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसका जवाब ऐसा रखा है कि भैया जल्दी बताओ। अर्थ का नियरेस्ट पूछ रहा हूं मैं, किसका? अर्थ का नियरेस्ट, अर्थ से नियरेस्ट स्टार नाम बताना, कमेंट में बताना मेरे दोस्त। आपको जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारी यानी कि नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। आगे अब थोड़ा सा और सर्कल लेते हैं, अब बात करते हैं तारामंडल की, कि तारामंडल क्या है। देखो गैलेक्सी में तो होते हैं अरबों खरबों तारे, लेकिन एक जैसे कि ऐसे मानकर चलिए जैसे कोई क्लास है, क्लास में पता नहीं 50-60 बालक हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि 50-60 बालक आपस में मिलजुल के रहते होंगे, बालकों के ग्रुप भी तो बनते होंगे। वही ग्रुप को हम कहते हैं तारामंडल। यानी कि जो गैलेक्सी बनी हुई है उस गैलेक्सी में कुछ तारे, कुछ स्टार एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना करके रहते हैं। अब जैसे कि ये है, अब ये जो ग्रुप है इसमें 7 स्टार होते हैं, 7 स्टार हैं, तो इसीलिए इसको नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया सप्तऋषि। ऐसे करके भी लिख लेते हैं, कभी कभी हम इसको ऐसे करके लिखते हैं सप्तऋषि। एक मिनट, ये वैसा वाला बनता है ना, ऐसा वाला, हाँ ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको हिंदी में तो सप्तऋषि कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसका नाम होता है अरसा। फरसा मत कर देना, फरसा नहीं है, अरसा मेजर, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर, ठीक। एक और नाम, एक और तारामंडल होता है, ये वही है जो क्लास के अंदर ग्रुप बना करके रहते हैं ना बच्चे, कि एक ग्रुप का नाम ये हो गया, एक दूसरे ग्रुप का नाम, जो भी उसमें जितने भी स्टार होंगे उसका नाम क्या है? हिंदी की मैं बात करूं तो उसका नाम है ध्रुव मत्स्य। मत्स्य। इंग्लिश में अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो अर्सा माइनर, इसको कहा जाएगा लिटिल बियर। क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लिटिल बियर। फिर एक और ग्रुप होता है तारामंडल, उसको हरकुलिस कहा जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में उसमें कोई फर्क नहीं है, इसको बस हिंदी में लिख लेना हरकुलिस, ऐसे ही होता है ना। एक होता है सेंटोरस, मैं यहां बना देता हूं, एक होता है सेंटोरस, सेंटोरस। हिंदी की मैं बात करूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा सेंटोरस। एक और होता है फिर हाइड्रा। हाइड्रा, बहुत सारे होते हैं, कहां जितने यार आप लिखने याद कर सकते हो उतने आप, कोई दिक्कत नहीं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, बस ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिएगा, यहां पे प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, यानी कि गैलेक्सी नाम की क्लास में तारामंडल नाम का जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा ग्रुप किसका है?
तो वो सबसे बड़ा ग्रुप है ये वाला। इसमें लगभग 98 स्टार हैं, यानी कि इस ग्रुप के 98 स्टूडेंट मेंबर हैं। समझ गए कि नहीं? पल्ले पड़ गए हो ना? वह बहुत है जी, बस है। आज के लिए इतना ही काफी है ना, थोड़ा सा और है ना। चलो थोड़ा सा और है तो मैं आगे बता देता हूं। ये तो सर मैंने बता दिया स्टार्स के ग्रुप, है ना, जिसको हम तारामंडल कहते हैं। अब देखो आगे सेंटेंस, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि तारे बनते कैसे, तारा में जो तारा होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितने परसेंट होती है, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं बस थोड़ा सा, है ना। देखिएगा स्टार में 70% हाइड्रोजन होती है, 28% हीलियम होती है, 1.5% कार्बन और नाइट्रोजन होती है, और 0.5% में लोहा और अदर चीजें होती हैं। इनसे मिलकर के बनता है स्टार। अब आगे समझ लो कि जो स्टार होता है वो जो रोशनी पैदा करता है, जो कि अपना जलता रहता है, प्रज्वलित होता रहता है ना, तो उसमें क्या चीज क्या से किस में बदलता है, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन से वो हीलियम में लगातार कन्वर्ट होता रहता है। तो सीधी सी बात यहां पर एक ये आती है कि सर जब हाइड्रोजन से हीलियम में वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो क्या ऐसा भी कोई टाइम आता है कि सारे की सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हर तारे में हाइड्रोजन की अलग क्वांटिटी होती है, परसेंटेज तो यही रहेगा लेकिन क्वांटिटी अलग हो जाती है, उसमें मात्रा बदल जाती है। भाई किसी में 1 किलो तो नहीं, लेकिन कुछ होता है ना कमवर्ती वाला हिसाब, है ना। तो वो अगर सारे के सारी हाइड्रोजन सारे हीलियम में बदल जाए तो तारा अपने आप समाप्त हो जाता है। अच्छा फिर आप ये सोचोगे कि सर जब तारा समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी कि वो तारा कहां जाएगा, कैसे मरेगा? तो एक चीज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद इसका जवाब जो मैंने अभी प्रश्न करा है इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो ध्यान रखना। मनुष्य, जीव जंतु या कोई भी प्राणी जन्म लेता है और मरता है, तो ठीक उसी तरीके से पूरी चीज ऐसी नहीं है जो अनंत काल तक जीवित रह सके, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। बताओ ये जो तारे हैं क्या ये सजीव है, निर्जीव है ना? जीवन नहीं है इनमें। सूरज है, सूरज में जीवन नहीं, उसकी आंख नाक कान नहीं है, हाथ पैर नहीं है, लेकिन मरता वो भी है, एक ही बार मरेगा। कोई भी मनुष्य एक बार पैदा होता है और एक ही बार मरता है। ठीक उसी तरीके से तारों का भी हाल है कि तारा जन्म भी लेता है और मरता भी है। कैसे होता है कल बता देंगे, काहे परेशान हो रहे हो, है ना। डिटेल में बताएंगे एकदम विस्तार पूर्वक, एंजॉय करना बस, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए बने रहिएगा। कल फिर से हम बताएंगे कि तारे का जन्म कैसे होता है और तारे की मृत्यु कैसी होती है। अच्छा जाते जाते एक लाइन और हमेशा ध्यान रखना, मेरे याद आ गई अभी बता देता हूं आपको। मोशन इज लाइफ एंड रेस्ट इज डेथ। अगर आप गतिमान हैं तो जीवित हैं, और जहां आप रुक गए समझ लो वहां तुम टाटा बाय बाय खत्म। फिर ना बचा कुछ भी। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।